तो कॉलेज की नोट्स शुरू में शॉर्ट में चालू करते हैं। एडवर्टीजिंग एंड पर्सनल सेलिंग, जैसे हमारा बुक का नाम है। तो पहला आ रहा है पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट सर्विस आइडियाज़ बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। यानी कोई भी बंदा अगर पेड रूप में यानी पैसे देकर अपने प्रोडक्ट सर्विस या आइडिया सेल करने का ट्राई कर रहा है तो उसको हम एडवर्टीजिंग कहते हैं। ठीक है। AAA इसमें एक एसोसिएशन का नाम है जिसका नाम है अमेरिकन एडवर्टीजिंग एसोसिएशन। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। फिर नेचर कैरेक्टर एक फीचर ऑफ एडवर्टीजमेंट, या फिर इसको फंक्शन भी बोल सकते हैं कि फंक्शन क्या है, नेचर क्या है, कैरेक्टर क्या है, फीचर क्या है। तो पहला है ये पेड फॉर्म होती है, दूसरा नॉन पर्सनल होती है, तीसरा आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है, यानी जो पैसा दे रहा है वो आइडेंटिफाइड होता है, ऐसा गुमनाम नहीं चलता है इसमें डोनेशन नहीं चलता है। फिर मास मीडिएटेड होता है, यानी बड़े ग्रुप के लिए होता है, किसी एक दो लोगों के लिए नहीं होता। प्रमोशन स्लैश परसुएड होता है, यानी इन्फ्लुएंसिंग होता है ना, कि ग्रुप को इन्फ्लुएंस करता है प्रोडक्ट लेने के लिए। ठीक है। फिर आगे जाएंगे तो नॉन जस्ट फॉर टेंजिबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये सिर्फ उन चीज़ों के लिए नहीं होता जो उसको हम छू सकते हैं, यानी सर्विस के लिए भी हो सकता है, सर्विस को तो छू नहीं सकते पर उनके लिए भी है। ये क्रिएटिव होता है, मीडिया का यूज़ होता है इसमें। यहाँ पर देखेंगे तो डज नॉट प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक। ठीक है, इमीडिएट फीडबैक नहीं मिलता है, थोड़ा टाइम लगता है इसका फीडबैक आने में। ब्राइटनेस थोड़ी सी, हाँ, थोड़ा फीडबैक आने में टाइम लगता है। ठीक है। फिर उसके बाद नॉन डायरेक्ट रिलेशन विद सेल्स वॉल्यूम। ठीक है, यानी एडवर्टीजमेंट का ऐसा नहीं है कि आपने अगर 2 लाख की एडवर्टीजमेंट दी तो मान लो आपको 5 लाख की सेल मिली है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि 4 लाख डालोगे तो 10 लाख हो जाएगा, या 6 लाख डालोगे तो 15 हो जाएगा। ये डिपेंड नहीं करता है, इंटर रिलेटेड नहीं होता। एडवर्टीजिंग में लगाया हुआ पैसा सेल सेल से मिले हुए पैसे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता। एक मिनट थोड़ा सा शोर आता हुआ ठीक करा। यहाँ पर अगला है इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टीजिंग। एडवर्टीजिंग के इम्पोर्टेंस क्या है? तो 3 लोगों के लिए इम्पोर्टेंस होता है, एक तो बिजनेसमैन के लिए, एक सोसाइटी के लिए, एक कंज्यूमर के लिए। ठीक है, यानी एडवर्टीजिंग से 3 लोगों को फ़ायदा होता है। अब बिजनेसमैन को देखेंगे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। पहला है कि अवेयरनेस जनरेट होती है, दूसरा स्टडी डिमांड क्रिएट होती है, तीसरा सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, चौथा गुडविल बिल्ड होती है ब्रांड की। ठीक है, मतलब ब्रांड की गुडविल बिल्ड होगी तो बिजनेसमैन को आगे आके फ़ायदा ही होगा। ठीक है। फिर अगला है हेल्प इन पर्सनल सेलिंग। इसको हम आएंगे अभी के लिए बस इतना समझ लो कि हेल्प इन पर्सनल सेलिंग। छठा है बूस्टिंग एम्प्लॉय मोरल। ठीक है, अगर बिजनेस ऑलरेडी कंपनी आपकी नोन है तो आपको जो एम्प्लॉय है उनको कम मेहनत करनी पड़ेगी कस्टमर तक अपनी बात डिलीवर करने में। ठीक है। फिर अगला है सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिट है। सोसाइटी के लिए पहला बेनिफिट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी सोसाइटी में अगर एम्प्लॉयमेंट होएगी तो कम लोग बेरोज़गार होंगे, ज़्यादा लोगों के घर में पैसा आएगा, है ना। तो अगर एडवर्टीजमेंट होगी तो इससे हम क्या समझे, जो न्यूज़पेपर बॉय है उसको रोज़गार मिलेगा क्योंकि न्यूज़पेपर की डिमांड बढ़ेगी, है ना। एडवर्टीजिंग अगर होगी तो न्यूज़पेपर कंपनी को पैसा मिलेगा, तो जिसकी वजह से वो और ज़्यादा रीच करेंगे। अगर एडवर्टीजमेंट होगी तो होल्डिंग्स पे जो लोग पोस्टर लगाते हैं, जो घर घर जाकर वो पोस्टर बांटते हैं, है ना, उन सबको एम्प्लॉयमेंट मिलती है। फिर हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एडवर्टीजिंग से हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे होगा? अगर आपको एडवर्टीजमेंट मिलती है एक प्रोडक्ट की, मान लो आपके पास एक फ़ोन है लेकिन आपको एडवर्टीजमेंट मिलता है दूसरे फ़ोन की जो उससे सस्ता है और उससे ज़्यादा फीचर अवेल कर रहा है, तो आप जैसी बात है उसको लोगे, जिससे कि फ़ीचर आपके बढ़ गए तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया। ठीक है। अगला है इनकरेजिंग R&D। R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो जैसी बात है कंपनियाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा खर्च करेंगी, जिसकी वजह से प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा फिनिश में आएगा। फिर है कंज्यूमर के लिए क्या है? पहला है कन्वीनियंस, कंज्यूमर के लिए कन्वीनियंट हो जाता है। दूसरा है एजुकेट द कंज्यूमर को एजुकेशन मिल जाती है नए प्रोडक्ट्स के बारे में। इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी, कंज्यूमर अब ज़्यादा बेटर प्रोडक्ट्स की तरफ जा सकता है। रिडक्शन इन प्राइस, कंपटीशन ज़्यादा रहेगा तो फिर प्राइस अपने आप डाउन आएंगे, जिससे कंज्यूमर की जेब में कम बर्डन पड़ेगा। अगला पॉइंट आते हैं एडवर्टीजमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, नहीं क्या क्या वो चीज़ होती है जिसकी वजह से हमें एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है। पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। अगर आप न्यू प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे हैं तो आपको पब्लिक में बताना पड़ेगा कि हम ये प्रोडक्ट लाए हैं, तो उसकी अवेयरनेस जनरेट करने के लिए। सपोर्ट PS पर्सनल सेलिंग को सपोर्ट करने के लिए। एंटरिंग न्यू मार्केट। ठीक है, नए मार्केट में आप एंटर कर रहे हैं, जैसे बोट कंपनी ने एंटर किया तो उन्होंने शुरू में ही एडवर्टीजमेंट किया कि हमारे प्रोडक्ट सस्ते हैं, अच्छे हैं ना। फिर एनहेंसिंग गुडविल इंक्रीज़ होगी। क्रिएट अवेयरनेस क्रिएट होगी। क्रिएट अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी कि प्रोडक्ट कैसा है। फिर बूस्ट ऑफ सेल, यानी सेल भी इंक्रीज़ होगी। कन्विंस टारगेट ऑडियंस, जो कि टारगेट ऑडियंस आपकी उनको कन्विंस होगा कि यंग है या फिर ओल्ड एज है उनको। इंक्रीज़ मार्केट शेयर आपका इंक्रीज़ होगा कंपनी का। ठीक है।
क्रिएट रेपुटेशन, ब्रांड रेपुटेशन बनेगी, आगे जाके हेल्प मिलेगी सेल्स में, ठीक है। फिर इसके भी ऑडियंस सिलेक्शन, ऑडियंस सिलेक्शन यानी आपकी जो टारगेट ऑडियंस है उसको सेलेक्ट करने के क्या क्या तरीके होते हैं। पहला अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रेटजी, दूसरा कंसंट्रेटेड स्ट्रेटजी, तीसरा डिफरेंशिएटेड स्ट्रेटजी। पहले वाले में अनडिफरेंशिएटेड यानी क्या होता है, जो टारगेटेड ऑडियंस होती है, ठीक है। दूसरे में कंसंट्रेटेड यानी इसमें कस्टमाइज रहती है कि आपने पहले से सेट कर रखा है कि किस किस को आपको देना है, ठीक है। अनडिफरेंशिएटेड यानी आपको पता ही नहीं आपको किसको देना, आप बस भेज दे रहे हो। यहाँ पर आगे चलेंगे तो इसमें पहला थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है डैगमार कॉन्सेप्ट। डैगमार बार बार पूछा जाता है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। डैगमार क्या कहता है, DAGMAR, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर F, ये साइलेंट होता है, मेजर रिजल्ट्स, ठीक है। DAGMAR, ये MA को मेजर बोलते हैं इसमें, तो उससे कन्फ्यूज़ मत होना, खुल जा। MA यानी मेजर है, तो उससे कन्फ्यूज़ मत होना, ठीक है। डैगमार क्या कहता है कि आप पहले अवेयरनेस फैलाओ, फिर नॉलेज करो, फिर कन्विक्शन करो, फिर उसके बाद एक्शन लो, ठीक है। यानी पहले कस्टमर में अवेयरनेस फैलाओ कि आपका प्रोडक्ट आ रहा है, फिर नॉलेज, आपको नॉलेज बढ़ानी है, फिर कन्विक्शन करना है, फिर उसके बाद आपको फाइनली एक्शन लेना है, ठीक है। फिर टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग कितने टाइप की होती है, लोकल या फिर रिटेल, जो कि हमारे शॉपकीपर करते हैं अपने बोर्ड पे, आपने देखा हॉर्लिक्स के पोस्टर लगा लेते हैं, है ना, तो वो। रीजनल एडवर्टाइजिंग यानी आपके रीजन में, जैसे नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली, ऐसे, ठीक है। नेशनल एडवर्टाइजिंग पूरे नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, इंडस्ट्रियल, जैसे फिर इंडस्ट्री को टारगेट करता है किसी पर्टिकुलर, ठीक है। एंड प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग जो आपके किसी नॉर्मल प्रोडक्ट के लिए होता है, ट्रेडर्स के लिए जो अलग से होती है वो। प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग जो प्रोफेशनल लोगों के लिए होती है ना, जैसे डॉक्टर्स के लिए हो गया, आपके CA लोगों के लिए हो गया, कोडर्स के लिए हो गया। फिर रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग यानी आपको बार बार किसी चीज़ के बारे में दिखाया जाता है ताकि आप उसको बाद में जाके ले लो, ठीक है। कंपेरेटिव एडवर्टाइजिंग यानी आपका प्रोडक्ट किसी से कंपेयर करके दिखाया जाता है, जैसे आपने सर्फ की ऐड में देखा होगा, वो दूसरे का कलर ब्लू दिखा देते हैं, सबको पता है कि वो कौन सा प्रोडक्ट है, पर वो बाहर से लेबल ब्लू कर देते हैं और बोलते हैं हम इससे बेटर है, ठीक है। टीज़र एडवर्टाइजिंग कि यानी आपको बस टीज़र दिखाया जाता है, फाइनल प्रोडक्ट नहीं दिखाता। जैसे अभी वो बजाज की पल्सर का कोई ऐड आया था, है ना, उसमें वो कह रहे थे QR कोड स्कैन करो फिर आपको पता चलेगा, मतलब उन्होंने बताया नहीं प्रोडक्ट क्या, उन्होंने बस QR कोड दे दिया, तो उसको हम कहते हैं। फिर है सरोगेट एडवर्टाइजिंग, है ना। सरोगेट क्या होता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि यानी आपने मेन प्रोडक्ट नहीं दिखाया पर फिर भी उसकी एडवर्टाइजिंग कर दी। जैसे लिक्वर होता है, जो अल्कोहल होता है, उसके एडवर्टाइजिंग पे बैन है, तो कंपनीज क्या करती हैं किसी और चीज़ का कर लेती हैं। जैसे किंगफिशर अपने लिक्वर की एडवर्टाइजमेंट नहीं करता, तो वो एयरलाइन की एडवर्टाइजमेंट कर लेता है ना। तो एयरलाइन की एडवर्टाइजमेंट करता है तो साथ के साथ किंगफिशर की भी हो जाती है, उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं विस्की वगैरह की, है ना। फिर आगे आएंगे सेटिंग ऑफ बजट, यानी बजट क्या होता है, ठीक है। इसमें देखेंगे तो बजट के सेट करने के क्या क्या तरीके होते हैं। तो पहले होता है परसेंटेज ऑफ सेल मेथड, यानी आपको कह दिया जाता है कि अगर आपके इस महीने 2 लाख की सेल है तो इसका 2% आप निकाल लो, उतने का बजट डाल दो, यानी 2,000 रुपये, है ना। किसी महीने 4 लाख की होगी तो उसका 2% निकालोगे तो उतने की 2 लाख का से 2% 2,000 नहीं होगा, 4,000 होगा, सॉरी माई मिस्टेक। किसी महीने 4 लाख की सेल है तो उसका 2% निकालेंगे तो 8,000 हो जाएगा, तो उतना रुपया उसमें लगा जाएगा, तो उसको हम कहते हैं फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ सेल मेथड, ठीक है। यानी परसेंटेज फिक्स कर दी जाती है कितनी सेल हो रही है उसके हिसाब से। किसी महीने सेल ही नहीं होगी तो उसमें नेट एडवर्टाइजिंग नहीं होगी, ऐसा होता है। फिर आगे जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड, यानी आपको जो ऑब्जेक्टिव दिया अगर वो कंप्लीट हो गया या जो टास्क दिया वो कंप्लीट हो गया तो आप एडवर्टाइज़ कर रहे हो, ठीक है। आगे है कम्पिटिटिव प्रायोरिटी मेथड, यानी कंपटीशन को देखते हुए अपनी एडवर्टाइजिंग करना। अगर कंपटीशन ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कर रहा है तो आपको भी ज़्यादा करनी होगी। कंपटीशन थोड़ा सा कम हो गया है तो आपको भी उतना पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर है अफोर्डेबल और फंड अवेलेबल, ठीक है। यानी देख कहा जाता है कि जी हमारी सेल तो इतने की है लेकिन हमारे खर्चे निकालने के बाद हमारे कुछ बचता ही नहीं है, तो हम क्या करें, तो उनके लिए होता है अफोर्डेबल या फंड अवेलेबल, ठीक है। यानी अफोर्डेबल जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं या फिर जितना उनका फंड अवेलेबल है। हो सकता है आपकी सेल तो 10 लाख की हो लेकिन आपका फंड अवेलेबल एडवर्टीजमेंट के लिए सिर्फ 500 रुपये हो, 1,000 रुपये हो, तो उस पर डिपेंड करता है। फिर है एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड, यानी आप किसी एक्सपर्ट को हायर करते हैं जो आपको ओपिनियन देता है। जैसे अकाउंटेंट्स के लिए CA होता है वैसे इसके लिए भी आप एक्सपर्ट हायर करते हैं। आगे हम चलते हैं, पॉज कर लेता हूँ। अगला है मीडिया डिसीजन, ठीक है। यानी आप कैसे मीडिया डिसाइड करेंगे कि किस में आपके प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग होना चाहिए। तो उसमें पहला आता है न्यूज़पेपर,
न्यूज़पेपर के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, मतलब न्यूज़पेपर को इन्फ्लुएंस करने वाले न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग को। पहला होता है फ्रीक्वेंसी, यानी आप कब कब चाहते हैं न्यूज़पेपर में आए। एक होता है डेली, एक होता है वीकली, एक होता है मंथली। अब इसका एग्जांपल कैसे ले सकते हैं? डेली में क्या आता है, आपने अमूल की ऐड देखी होगी, अमूल बटर की, डेली कुछ ना कुछ वो निकाल ही देता है न्यूज़पेपर के बीच में, है ना। वीकली में आप कोई शैम्पू की ऐड देख सकते हो, कोई अगर बॉलीवुड सेलिब्रिटी है वो भी ऐड करता ही है, अपनी ऐड कर लेता है ना, बार बार न्यूज़ में आकर, तो वीक में एक बार हो ही जाता है, तो उसको कह सकते हो मंथली। कोई मंथली मैगजीन है या फिर कोई ऑटोमोबाइल की ऐड है, तो वो नॉर्मली मंथली आती है, ठीक है। सेकंड होता है टाइम, यानी आप किस टाइम पे कर रहे हो, है ना, ये आप साल के कौन से टाइम पे कर रहे हो। थर्ड है रीजनल कैसे, जैसे पंजाब केसरी है वो सिर्फ पंजाब में लॉन्च होता है ना, और बांग्लादेश का भी कोई है तो वो सिर्फ बांग्लादेश में होता है, तो वो रीजन के हिसाब से डिवाइड होता है। नॉर्थ दिल्ली का अलग चलता है, साउथ दिल्ली का अलग चलता है, ऐसे। फिर होता है लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश, है ना, ये बेस्ट एग्जांपल है कि लैंग्वेज वाइज होता है। अब कहोगे जी ये इसमें रीजनल फ़र्क क्या है? इसमें रीजनल फ़र्क ये है, हिंदी पूरे देश में भी सर्कुलेट हो सकता है, इंग्लिश भी पूरे देश में सर्कुलेट हो सकता है, पर रीजन पर्टिकुलर उस रीजन में होगा, ठीक है। आगे जाएंगे तो न्यूज़पेपर की एडवांटेज क्या है? पहला है वाइड रीच, ज़्यादा लोगों तक पहुंच बनती है, इकोनॉमिकल है, सस्ता है, कंटिन्यूटी है, यानी आप रेगुलर इसको रख सकते हो, क्विक रिस्पांस, उसी टाइम रिस्पांस मिल सकता है, नीचे कह देते हैं ना, नीचे दिए नंबर पर कॉल करें, वहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है, क्विक रिस्पांस मिल जाता है। रेगुलर एंड फ्रीक्वेंट, ठीक है, आप इसकी रेगुलरिटी और फ्रीक्वेंसी को सेट कर सकते हो। फ्लेक्सिबल है, यानी आपका मन है कभी आप डेली करो, कभी आप मंथली करो, कभी आप वीकली करो, आपके ऊपर है सब डिपेंड, ठीक है, आप सेट कर सकते हो किस दिन आएगा। अब डिसएडवांटेज क्या है? पहला है शॉर्ट लाइफ स्पैन, कोई भी न्यूज़पेपर होता है वो एक दिन दो दिन से ज़्यादा नहीं चलता है, एक दिन दो दिन के बाद वो साइड रखा जाता है, तो उसकी न्यूज़ भी गई, उसकी एडवर्टीजमेंट भी गई, ठीक है। लैक ऑफ क्वालिटी रिप्रोडक्शन, ठीक है, जो क्वालिटी होती है न्यूज़पेपर आपने देखा होगा, काफ़ी थिन पेपर का होता है, उतने कलर उसके उतने ब्राइट नहीं आते हैं, है ना, पेपर क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं होती है, उसमें ज़्यादा आप क्रिएटिव बन नहीं सकते, तो वो चीज़ें। लिमिटेड रीडरशिप, यानी ज़्यादा लोग न्यूज़पेपर रीड भी नहीं करते अब, ठीक है। अनसर्टेनिटी है, यानी पता नहीं चलता कि काम करेगा नहीं करेगा। कलटरिंग है, यानी बहुत सारा कंप्रेस हो रखा है, एक ही पेज में आपकी 50 एडवर्टीजमेंट है, तो कोई ध्यान नहीं देता, ये सब है। आगे चलेंगे, मैगज़ीन एंड जनरे, ठीक है, जनरल्स जो होते हैं, ठीक है। तो मैगज़ीन और जनरल्स का इनका आपको बताइए मैगज़ीन होती क्या है, वो जो बुक्स आती है ना, टाइम्स की मैगज़ीन आती है, ग्लोबल टाइम्स आती है, फोर्ब्स आती है, गाड़ियों की आती है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स की आती है। तो उसमें पहले देखेंगे एडवांटेज क्या है? पहला है बेटर अटेंशन, पेपर अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, उसमें शोकेस अच्छे से किया जाता है, लॉन्ग लाइफ, मैगज़ीन आप लेते हैं तो हफ्ता भर चला लेते हैं नॉर्मली, मोर अट्रैक्शन एंड बेटर पोजीशन, ठीक है, पेपर अच्छा है, उसमें पोजीशनिंग बढ़िया है, ज़्यादा कंटेंट नहीं होता, कम कंटेंट होता है, तो ज़्यादा पोजीशन अच्छी मिलती है। प्रेस्टिजियस मीडिया, यानी बड़े बड़े जो मीडिया वही देते हैं, न्यूज़पेपर तो नॉर्मली कोई भी कर लेता है 2-4 रुपये में, पर इसके लिए महंगे लगते हैं। सिलेक्टिविटी, आप सेट कर सकते हैं कि कौन से वाले के लिए, यानी आपकी गाड़ी की ऐड है तो गाड़ी वाले न्यूज़पेपर में डालो, आपकी ब्यूटी की ऐड है तो ब्यूटी वाले न्यूज़पेपर में डालो। फिर इसकी डिसएडवांटेज भी है, जैसे न्यूज़पेपर था लेस फ्लेक्सिबल, यानी आपके पास उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देती न्यूज़पेपर क्योंकि डेली सर्कुलेट होता है, पर मैगजीन तो मंथली में एक बार, वीकली में एक बार है, तो उसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है नहीं, आप कैसे सेट करना चाहो, ठीक है। स्मॉल कवरेज, आप मैगजीन पढ़ने वाले लोगों की संख्या और भी कम है, न्यूज़पेपर तो फिर भी लोग पढ़ते हैं, पर इसमें कम पढ़ते हैं, तो इसलिए स्मॉल कवरेज। फिर है लेस रिपीटिशन, जैसे बोला, या तो वीकली चलता है या तो मंथली चलता है, डेली नहीं चलता, रिपीटिशन कम है। फिर है एक्सपेंसिव है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, उसमें स्पॉन्सर्स कम होते हैं, तो ऑब्वियस बात है ऐड की भी एक्सपेंस ज़्यादा होगी। लैक ऑफ टाइमलीनेस, ठीक है, इसको भी आप उसी से ले सकते हो कि टाइम उसमें उतना मिलता नहीं है ना, आपकी फ्रीक्वेंसी कम रहती है। फिर अगला है टीवी एडवर्टीज़मेंट, जो कि हम टीवी पे एडवर्टाइज़ करते हैं, उसमें पहला इसकी एडवांटेज ले सकते हो, ग्रेटर इम्पैक्ट, ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट मिलता है टीवी पर देखेंगे तो, उसमें क्रिएटिव हो सकते हैं, ऑडियो वीडियो दोनों आती है, मास कवरेज, ज़्यादा लोगों तक पहुंच होती है, कॉस्ट इफेक्टिव, सस्ता पड़ता है, कि अगर हम वैसे तो महंगा पड़ता है लेकिन कवरेज उसको देखा जाए तो पर पर्सन कॉस्ट कम पड़ती है। रिपीटिशन हम सेट कर सकते हैं दिन में कितनी बार, है ना, न्यूज़पेपर तो फिर भी हम कह सकते थे कि कितने कितने दिन में हो सकता है, 2 दिन में एक बार या 3 दिन में एक बार, इसमें तो हम दिन में भी सेट कर सकते हैं, घंटे में भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें रेपुटेशन एंड गुडविल अच्छे से मेंटेन होती है, आपको एक ऐड बार बार दिखाई जाती है तो आपकी गुडविल बनती है ना। इफेक्टिव टाइमिंग, आप टाइमिंग सेट कर सकते हो कि आपने रात में ऐड चलाई तो उससे कोई फ़ायदा थोड़ी होगा, दिन में लंच टाइम करोगे तो आपको बेनिफिट होगा, शाम को जब फैमिली खाने बैठती है तो नॉर्मली जब टीवी चलाते हैं तो उसमें उस टाइम करोगे तो फ़ायदा होगा। दूसरा है इसकी एडवांटेजेस तो हमने देख लिया, अब डिसएडवांटेज पे आते हैं। तो पहला है कॉस्टली,
आप कहोगे जी यहाँ पर तो आपने कम कॉस्ट बोली, यहाँ ज़्यादा बोल रहे हो, क्योंकि वहाँ पर पर्सन की कॉस्ट भले ही कम है लेकिन नॉर्मली कॉस्ट इसकी लगाने की कॉस्ट ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसकी एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। 1 मिनट में ब्राइटनेस थोड़ी सी। ठीक है। दूसरा शॉर्ट ड्यूरेशन, यानी 5-7 सेकंड की ऐड होती है, 10 ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकंड की ऐड होती है, उससे ऊपर होती नहीं। ठीक है। लैक ऑफ टारगेटिंग, टारगेट पता ही नहीं होता कौन है, कोई भी टीवी खोल के बैठ जा रहा है, वो देख ले रहा है। ठीक है। इसमें है फाइनाइट व्यूअर अटेंशन। ठीक है। आप व्यूअर के अटेंशन को एक लिमिट तक ही गेन कर सकते हो, व्यूअर चैनल चेंज कर लेगा आपकी ऐड आएगी तो। ठीक है। डिफ़िकल्ट टू मेक मॉडिफिकेशन, एक बार अपने न्यूज़ एडवर्टीजमेंट पब्लिश कर दी तो फिर आपके पास कोई चारा ही नहीं उसको चेंज करने का। ठीक है। अब तो वो पहुँच गई लोगों तक। रेस्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है। स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट, यानी जो कंडक्शन है वो भी स्ट्रिक्ट रहता है, इसमें आप बाद में बार बार ऑल्टर उसमें कर नहीं सकते। ठीक है। रेडियो एडवर्टीजिंग, इसको भी आप सेम तरीके से ही समझ सकते हो, जो कि ज़्यादा लोगों तक इसकी कवरेज नहीं पहुंच पाती रेडियो की तरह, कि रेडियो में आपका आया तो वो चेंज हो गया। आगे चलेंगे। उस यार ये क्या हो गया, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। इसलिए कहते हैं क्लास में ध्यान देना चाहिए। इसका डिसएडवांटेज नहीं है भाई, मैं सोच रहा हूँ ये यहाँ कैसे आ गया। कोड क्रॉस करो, इसको कट कर दिया जाए। आगे चलेंगे। रेडियो एडवर्टीजिंग। रेडियो एडवर्टीजिंग में जैसे न्यूज़पेपर है, मैगज़ीन है, टीवी हो गया, अब रेडियो की बात आती है तो रेडियो की एडवर्टाइज क्या है, इनएक्सपेंसिव, सस्ते होते हैं, सुनता ही कौन है। मास रीच, ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है, आप कहोगे जी रोग तो है ही नहीं, पर जो आपने देखा होगा नॉर्मली अभी भी नाई की दुकान पे रेडियो चलते हैं, आपकी टैक्सी में रेडियो चलते हैं, ऑटोज़ में रेडियो चलते हैं, आपकी रेड लाइट एरिया में जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं वहाँ लोगों को कुछ करने को नहीं होता, रेडियो खोल के बैठ जाते हैं। ठीक है। रेपिटेशन एंड फ्रीक्वेंसी, इसकी आप सेट कर सकते हो, ये इसकी एडवांटेज है। बेटर इम्पैक्ट दैन रीडिंग न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा, पर रेडियो में आपको ऑलरेडी रेडियो जॉकी पढ़ के सुनाता है ना, तो वो थोड़ा सा बेटर होता है। फिर आगे चलेंगे तो उसकी डिसएडवांटेज क्या है, शॉर्टर लाइफ। आपने रेडियो में सुना, 5 सेकंड सुना, फिर बस वो ख़त्म हो जाती है, फिर आपको कई बार याद भी नहीं रहता। फिर है इसकी डिसएडवांटेज, यानी डिसएडवांटेज क्या क्या है इसकी। ठीक है। एडवांटेज हो गया, डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। शॉर्टर लाइफ आपने देख लिया, क्रिस्पनेस देख लिया, वो एक्चुअली थोड़ा डिस्टेंस हो गया था, इस वजह से थोड़ा सा दोबारा से सुन लो। क्लटरिंग, यानी बहुत सारी एक्शन सुनी जाती है, वो आपने सुनी होगा, फास्ट बोल देते हैं, क्या बोलते हैं समझ में नहीं आता। फिर है लैक ऑफ विजुअल, यानी हमें दिखाई नहीं देता कि ऐड क्या है, हमको बस सुनाई देती है। ठीक है। आगे चलते हैं तो 1 मिनट, ईयरफोन थोड़ी हिल गई। आगे चलते हैं तो लैक ऑफ विजुअल देख लिया। फ्री ये क्या लिखा है मैंने, फ्रेगमेंटेशन। मैं खुद ही भूल जाता हूँ कब का लिखा हुआ है, पता नहीं। फ्रेगमेंटेशन, मैं भी बाय द वे आज ही पढ़ना चालू कर रहा हूँ, कल एग्ज़ाम है। फ्रेगमेंटेशन, हम फ्रेगमेंट कर सकते हैं कि कौन सी ये एडवांटेज में जाएगा, ये डिसएडवांटेज में क्यों डाल दिया मैंने, ये एडवांटेज में जाएगा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि आपको पता रहता है कि आपको कौन से न्यूज़ चैनल पे दिखाना है, आप अपनी न्यूज़ को ना फ्रेगमेंट कर सकते हो, आप अपनी न्यूज़ को डिवाइड कर न्यूज़ कह रहा हूँ, एडवर्टीजमेंट को डिवाइड कर सकते हो। ठीक है। फिर है ऑडियंस डिवाइड। ऑडियंस ना कई बार बढ़ जाती है, वो एक बार आपने वैसे ही समझो इसको भी, कि आपने रेडियो सुन रहे हो, गाना आ रहा है, गाने के बाद ऐड आई, आपने उसी टाइम चैनल चेंज कर दिया तो ऑडियंस चली गई। फिर है आउटडोर एडवर्टीजिंग। आउटडोर एडवर्टीजिंग जो बैनर्स वगैरह पे होती है। ठीक है। इसकी एडवांटेज हम पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ आएगा क्या होती है। इसकी एडवांटेज है कि ये एक्सटेंसिव लोकल मार्केट कवरेज। ठीक है। लोकल मार्केट में बहुत बड़ी कवरेज हो जाती है, जैसे आपके मॉल्स में जो बैनर होते हैं, तो मॉल के अंदर कोई भी आ रहा है तो वो उस बैनर को देख ही लेता है। ठीक है। कवरेज मिल जाती है बहुत बढ़िया, लेकिन सिर्फ कुछ लिमिटेड एरिया तक। ठीक है। ऑफर इंस्टेंटली इम्पैक्ट आता है कि आपने स्टोर के बाहर ही अपना बैनर लगा रखा है तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि लोग उसी टाइम अंदर आ जाएंगे सामान देखने की, भाई क्या है, बजाय कि वो न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, फिर स्टोर ढूंढ रहे हैं, फिर वहाँ जा रहे हैं, है ना। फिर कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है, आपने स्टोर पे लगा रहे हो, है ना, या किसी फिक्स जगह पे आप लगा रहे हो, तो आपको वहाँ का बस रेंट पे करना पड़ता है और ज़्यादा कुछ नहीं। फिर क्रिएट अवेयरनेस आपकी क्रिएट हो जाती है ना। जैसे गली मोहल्ले में क्लिनिक खुल दिया तो वहीं पर डाल देते हैं कि दिस क्लिनिक इज़ अवेलेबल हियर, दिस इज़ अवेलेबल हियर, है ना, तो आपकी अवेयरनेस क्रिएट कर लेता है। डिसएडवांटेज देखेंगे तो लैक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, लोग को ज़्यादा देर तक याद नहीं रहता। ठीक है। ईजी ओवरलुक्ड, यानी लोग इसको देख लेते हैं, उसको देखते हैं, मतलब कई सारे बैनर लगे पड़े होंगे
तो हो सकता है कि कस्टमर ने आपका पोस्टर देखा पर उसने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। नो गारंटी ऑफ सक्सेस, सक्सेस की कोई गारंटी है नहीं, क्योंकि आए दिन हम देखते ही रहते हैं। फिर है नॉट ऑलवेज कॉस्ट इफेक्टिव, हमेशा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि कई बार एक्सपेंसिव जगह कुछ ज़्यादा ही होती है। पेट्रोल पंप हो गया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है ना। मॉल्स में भी मेन जो बड़े पोस्टर होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। आगे आते हैं ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग। ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग हम सीधा समझें तो जैसे आपने देखा होगा हार्वेस्ट गोल्ड का वो ट्रक चलता रहता है, तो वो भी एक तरह से एडवर्टीजमेंट भी कर रहा है, अपनी वो ट्रांजिट कर ही रहा है, सामान को इधर से उधर भेज ही रहा है, साथ में एडवर्टीजमेंट भी कर ले रहा है। अब स्विगी है, स्विगी का स्कूटर जा रहा है, सबको पता था कि भाई डिलीवरी तो होनी है, लेकिन उसने अपने स्कूटर पे पोस्टर अपने छोटे छोटे वो लोगोस लगा दिए, अपने जो पर्सन है उसकी टी शर्ट उसको स्विगी वाली दे दी, तो उसको हम कहते हैं ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मेट्रो। मेट्रो में सफ़र के दौरान हमें वो दिखता है ना, तो जब तक हम सफ़र करें तब तक हमें वो दिखाई देता है, तो उसको हम ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग कहेंगे। तो इसके एडवांटेज क्या है कि हाई फ्रीक्वेंसी, ये एडवर्टाइजिंग क्यों लिख दिया मैंने, एडवांटेज है, क्लास में ध्यान नहीं देता मैं बिल्कुल भी, पढ़ाई लिखाई करने वाला बालक नहीं हूँ मैं, ठीक है। इसकी पहले यह है कि हाई फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी हाई कर सकते हैं ना। फिर है लॉन्ग एक्सपोजर, कि आप अगर सफ़र में कर रहे हो, मेट्रो में आप बैठ गए, आपको पता है 1 घंटे तक आप बैठे रहोगे, तो वही पोस्टर आपके मुंह के सामने ही छपा पड़ा है, आपको उसको देखना ही पड़ेगा, है ना। नज़र इधर उधर कितने भी कर लो, बगल वाली हो कितना भी देख लो, सामने सामने पोस्टर पे नज़र जाती है। फिर है कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है ना। जोग्राफिकल रीच अच्छी होती है। अब मेट्रो आपने अगर दिल्ली मेट्रो का ब्लू रूट ले लिया, तो ब्लू रूट में जितनी आएंगी वो सारी आपके रीच के अंदर आ जाएगा, है ना। मेजेंटा लाइन साउथ दिल्ली को कवर करता है, तो आपको साउथ दिल्ली को जाना है तो आप मेजेंटा लाइन में अपनी लगा सकते हो। ये मैंने बस एग्जांपल दिया है मेजेंटा लाइन का, है ना। तो अगर आपको साउथ दिल्ली में सिर्फ अपनी कवरेज चाहिए तो मेजेंटा लाइन में डाल दो, आपको क्रॉस दिल्ली में चाहिए तो आप ब्लू लाइन में डाल दो, और नॉर्थ दिल्ली की चाहिए तो आप रेड लाइन की तरफ जा सकते हैं ना। तो ये कुछ एडवांटेज है। फिर इसके डिसएडवांटेज भी है। पहला लिमिटेड इम्पैक्ट टाइम, भले ही इसका एक्सपोजर लंबा था, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे लॉन्ग एक्सपोजर, भले एक्सपोजर लंबा था लेकिन उसका असर रहेगा या नहीं ये हमें नहीं पता। जैसे आपने मेट्रो में आपने कितनी एडवर्टाइजिंग देखी होगी, पर आपको अब तक कितनी याद है ना। तो लिमिटेड इम्पैक्ट टाइम बस उतनी देर के लिए होता है जब तक हम उसको देख रहे होते हैं, बाद में उसको भूल जाते हैं सब। रीच, ज़्यादा लोगों की रीच में नहीं है, मेट्रो से जाते ही कौन है, आधे लोग तो बस से सफ़र करते हैं, आधे पैदल चलते हैं, अल्ट्रा लेजेंड, है ना। और कुछ ये मैं कोई डिस्क्रिमिनेशन वगैरह नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद पैदल जाता हूँ, तो उसमें कुछ नहीं है। मतलब रीच का मतलब आप समझ रहे होंगे, जो लोग मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हैं सिर्फ वही देख पाते हैं उसको, है ना। फिर यहाँ पर ये मैं थोड़ा उल्टा पुल्टा बोल रहा हूँ क्योंकि मैं टीचर हूँ नहीं, मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट हूँ, कल एग्ज़ाम है ना, जैसे मैंने बोला। फिर है वेंडलिज्म, ठीक है, ये क्या लिखा है मैंने इसको, डेलीब्रेट वेंडलिज्म। ये भगवान, ये मुझे अभी फिर इसका हिंदी अनुवाद देखना पड़ेगा, 1 मिनट। इसका मैंने हिंदी अनुवाद देखा, उसका मतलब है दहशत। हाँ खैर उसको छोड़ो। इसका मतलब सिंपल सा वो होगा कि वो बोलते हैं ना कि मार्केट में एकदम एक्सपोज कर देंगे, एकदम मार्केट को डिस्टर्ब कर लेंगे, है ना। कि मतलब एकदम ऐसा एकदम से इंस्टेंटली जो फीडबैक मिलेगा इंस्टेंटली ग्रो कर जाएंगे, तो वो चीज़ है वेंडलिज्म। अगला है वेस्ट कवरेज, वास्ट कवरेज होगा, यानी इसकी कवरेज उतनी बढ़िया नहीं है। मैं भी क्या क्या लिखता रहता हूँ, यानी कवरेज उतनी अच्छा नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है। फिर आगे है प्रमोशनल और प्रोडक्ट मार्केटिंग, ठीक है, ये भी एडवर्टाइजिंग का ही पार्ट आता है ना। इसके एडवर्टाइजिंग प्रमोशनल में जैसे आपके इन्फ्लुएंसर वगैरह हो गए, इनको आप ले सकते हो, है ना। ये बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी अलग कंसेप्ट पे थोड़ा सा इसके एडवांटेज देखेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा। आपको इसे भी समझ के करना क्या है, कॉपी पेस्ट नहीं मारने का एग्जाम में। समझ कोई नहीं रहा होगा, पता है मुझे। फिर भी एडवांटेज देखेंगे तो इसकी हाई सिलेक्टिविटी, कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपको किस किस को देना है। इसमें जनरेट गुडविल, ब्रांड की गुडविल जनरेट होती है। जनरेट रेफरल, आपके रेफरल जल्दी जनरेट होते हैं ना। इसको अब आई है तो एग्जांपल दे दूँ, सीए लोग हैं, अब आपने किसी सीए को अगर कोई प्रोडक्ट बेचा है जो कि उनके आपको मैंने सीए का एग्जांपल दिया क्योंकि सारे कॉमर्स वाले हैं, तो उनको अगर आपने कोई प्रोडक्ट ऐसा दिया है जो कि उस लाइन के काम आ सकते हैं ना, कोई मस्त सा सॉफ्टवेयर दे दिया, कोई मस्त सा टूल बता दिया, कोई एक्सेल मेंटेन करने की चीज़ दे दी, तो अब वो सीए आगे भी उसको रेफ़र करता है ना, वो उसकी आगे भी एडवर्टाइजमेंट खुद ही कर देता है। भले ही आप उसको कमीशन दोगे सीए को वगैरह, जो भी आपकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है सब, है ना। तो आप समझ रहे होंगे ये क्या है, प्रमोशनल एडवर्टाइजिंग जो हम बोलते हैं, है ना, या स्पेशलिटी एडवर्टाइजिंग, ठीक है, ये इसकी आ जाएगा। फिर इसकी कॉस्ट कम पड़ती है ना। फिर सप्लीमेंट अदर मीडिया, ये अदर मीडिया को भी थोड़ा सा ग्रो देता है। यानी अगर आपने मान लो किसी सी ऐड देखी और फिर आपका दोस्त आ गया भाई ये देख,
मतलब आपने नया फ़ोन की कोई ऐड देखी, फिर आपके दोस्त के पास वही फ़ोन आ जाता है, वो कहता है भाई ये देख क्या मस्त फ़ोन है, तो आपको भी मतलब एक तरह से वो सपोर्ट हो जाती है, आपको पता है हाँ यार ये ऐड मैंने इसकी ना देखी थी, तो एक तरह से सपोर्ट मिल जाता है आपको, ठीक है। इसकी डिसएडवांटेज क्या है, इमेज। हो सकता है आपको जो इन्फ्लुएंसर है वो अलग ही इमेज दबा दे, है ना, अलग ही इमेज पेश कर दे, यानी उसका प्रोडक्ट अच्छा नहीं निकला तो वो आगे ही बोल दे कि ये मत खरीदना, ये बेकार प्रोडक्ट है, फालतू की चीज़ें। फिर लॉन्गर लीड टाइम, आपने किसी को अगर प्रोडक्ट बेचा है या कोई आपका इन्फ्लुएंसर है, तो उसको लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए अलग टाइम चाहिए, वो पहले अपना यूज़ करेगा, उसको फील करेगा, फिर उसको पब्लिक तक डिलीवर करेगा, है ना। फिर उसके बाद है सेचुरेशन, यानी मार्केट में ना उतनी सेचुरेशन नहीं रहती, हर कोई अपना बोले ही जा रहा है कि मेरा ये मेरा वो मेरा ये मेरा वो, है ना, तो उतना आपके पास रीच नहीं रहती, या कह सकते हो मार्केट में मोनोपोली टाइप की नहीं रहती, उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन हो जाता है। अगला है एडवर्टाइजिंग मूवी थिएटर सबको पता है, वो रमेश सुरेश जो भी था वो बीड़ी फूकने वाला, है ना, सब बीड़ी सिगरेट जो भी था, वो 10 रुपये की बीड़ी बचा सकती जान वगैरह वगैरह, सब ने सुना है, ठीक है। तो बेस्ट एग्जांपल है, पहला है मास पब्लिसिटी, यानी जितने लोग मूवी देखने जाएंगे सबके लिए पब्लिसिटी होगी। दूसरा है वाइडर इम्पैक्ट, ज़्यादा लोगों तक इसका इम्पैक्ट पड़ता है ना। तीसरा है लेस क्लटर, अब आपको थिएटर में आप बैठे हो, आपके सामने एक ही स्क्रीन है, उसमें चल ही रहा है, आप आंखें बंद भी कर सकते हो, ऐसा तो बंद भी कर लोगे तो सुनाई तो देगा ही, थिएटर की साउंड सिस्टम तो होती ही खुले हुए। तो बस इसका है लेस क्लटर, यानी आपको जो एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है आपको वो देखनी पड़ती है, ज़बरदस्ती हो जाती है, ठीक है, वो बात अलग है, आप कुछ छोड़ो। फिर आगे जाते हैं प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी का भी हिंदी अनुवाद देखना पड़ेगा, हे भगवान मेरी हिंदी कितनी बिगड़ गई। प्रॉक्सिमिटी को भी आप ऐसे ही समझ सकते हो कि उस पर्टिकुलर एरिया के लिए, यानी लेस कवरेज कह सकते हो आप, कि जितने लोग उस सिनेमा के आसपास हैं सिर्फ वही जाते हैं सिनेमा में, अब कोई अपने घर से 40-50 किलोमीटर दूर तो सिनेमा देखने आता है नहीं, तो मतलब वो लिमिटेड एरिया पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है, उसको हम प्रॉक्सिमिटी बोलेंगे, ठीक है। फिर आगे जाएंगे हम एबिलिटी टू रिमेंबर, उसकी एबिलिटी टू रिमेंबर ज़्यादा होती है, अब इतनी बड़ी स्क्रीन में देख रहे हैं, इतने बढ़िया साउंड इफेक्ट्स आप देख रहे हैं, आप इतना उम्मीद लगे गए मूवी बढ़िया है मूवी बढ़िया, उससे पहले एक बकवास सी एड दिखाई जाती है ना, कई बार ऐड वो सोशली अच्छी भी होती है, कई बार बेनिफिशियल भी होती है, पर मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको एक एडवर्टीजमेंट दिखा दी गई, अब आपके मन में कहीं ना कहीं उसकी इमेज छप गई, ठीक है। जैसे मैंने बोला वो सिगरेट या बीड़ी जो भी है वो उड़ाता है, 10 रुपये की रहती है ना, तो देखो कितना याद रहता है, सबको याद रहता है, तो बस वही है। डिसएडवांटेज देखेंगे तो पहला है कॉस्टली पड़ता है, अब इतनी बड़ी स्क्रीन पर इतने सारे लोग हैं, इतनी महंगी मूवी के साथ में लग रही है तो कॉस्टली भी पड़ेगा, ठीक है। यार ये टमाटर वाला भी आना था इसको खैर छोड़ो, इसको इग्नोर करो, ठीक है। अगला है लेट अराइविंग ऑडियंस, ठीक है, ऑडियंस में उसका इम्पैक्ट उतना पड़ता नहीं है, क्योंकि कई बार ना ऑडियंस को जब आप एडवर्टीजमेंट दिखा रहे हो तो तब वो उनका ध्यान कहीं और होता है, तब वो हो सकता है वहाँ पर अवेलेबल ही ना हो, कोई टॉयलेट गया है, कोई घूमने चला गया है, कोई लेट में आ रहा है ना। फिर है एनोवेंस, कई बार ऑडियंस एनोई भी हो जाती है कि यार हम मूवी देखने आए थे, ये क्या दिखा रहे हो। फिर है प्रोडक्ट प्लेसमेंट इन मूवी, मूवी में ना प्रोडक्ट की प्लेसमेंट जैसे होने वाली है, हो सकता है कि आपकी मूवी किसी चीज़ के अगेंस्ट हो और आपने उसी की ऐड चला दी, है ना, तो हो सकता है पूरी मूवी आपकी हो कि आपको एग्जांपल मैं दूंगा नहीं क्योंकि कई बार वो थोड़ा सा गलत वे में चले जाएगा, तो इसलिए एग्जांपल छोड़ दो इसका, ठीक है। प्रोडक्ट प्लेसमेंट इन मूवी एंड टीवी शोज़, अगला है प्रोडक्ट प्लेसमेंट, इसका बेस्ट एग्जांपल देखेंगे तो जो सास बहू के सीरियल होते हैं, मैं देखता नहीं भाई, ये और मतलब आपकी नॉलेज की बात मैं देखता नहीं, मैम ने बताया था तो इसलिए मुझे याद है। सास बहू के आप सीरियल देखेंगे तो उसमें होता है कि कोई स्पेशली कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको बार बार दिखाई जाती है। इसका एक एग्जांपल तो सबको पता है, वो है प्रेम रतन धन पायो, आपने मूवी देखी होगी, उसमें हर जगह आपको हल्दीराम ही हल्दीराम दिखेगा, बंदे ने थाली हल्दीराम की खाई, बंदे का गुल्लक हल्दीराम का डब्बा था बंदा बांटता हल्दीराम है, बंदे का फंक्शन होता है हल्दीराम ही हल्दीराम छाया रहता है, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे मूवी में प्लेसमेंट इसकी। मैं थोड़ा सा पानी पिया हूँ, गला सूख रहा है, पहली बार इतना आधा घंटा हो गया भाई साहब, रुको रुको। तो ठीक है, प्रेम रतन पायो सबने देख लिया, इसमें अब इसकी एडवांटेज की बात कर लेते हैं। पहली एडवांटेज छुप गई क्या? हाँ, पहली मैं ऐसी बताता हूँ, इसकी है एबिलिटी टू रिमेंबर, यानी आपको याद रह जाती है चीज़, जैसे मैंने बोला प्रेम रतन पायो, हल्दीराम की ऐड याद रह गई, है ना। अगला है सप्लीमेंट अदर मीडिया, ये अदर मीडिया को सपोर्ट करता है, सप्लीमेंट यानी सपोर्ट करना, ठीक है। तो आप अगर अब हल्दीराम का कहीं पर भी पोस्टर देखोगे तो आपको याद रहेगा यार ये ना उस मूवी में देखा था, है ना। फिर है एडवांस टारगेटिंग, यानी आप अपनी ऑडियंस को अच्छे से टारगेट कर सकते हो, है ना।
जैसे मूवी में कितना अच्छे से रिप्रेजेंट करा कि आपको कहीं पर सेलिब्रेशन है तो आप हल्दीराम यूज़ करो, ये करना है तो ये करो। अब बाय द वे मैं भी एडवर्टाइजिंग पे आ गया, जबकि मुझे पे करा नहीं। हल्दीराम अगर आप देख रहे हो तो पे कर देना मुझे, ठीक है। फिर है मिनिमाइज रिस्क ऑफ एडवर्टाइज अवॉइडेंस। अब अगर आपकी मूवी के बाद ऐड चले या फिर सीरियल के बाद ऐड चले, इनके टमाटर ही ख़त्म नहीं हो रहे हैं। अब आते हैं मिनिमाइज रिस्क अवॉइडेंस, ठीक है। अगर आपके सीरियल चल रहा है, सीरियल के बाद ऐड आती है, आप मूवी देख रहे हो, मूवी के बाद ऐड आती है, तो आप स्किप भी कर देते हो, दूसरे चैनल लगा दोगे। पर मूवी के बीच में अगर घुस गया तो आप थोड़ी ना आंखें बंद कर लोगे, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं मिनिमाइज ऐड अवॉइडेंस, ठीक है। यानी आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। आप फ्रीक्वेंसी उसकी सेट, ये इसमें क्यों डाल दिया, एडवांटेज तो है ही नहीं, डिसएडवांटेज जाएगा यार। मैं भी पढ़ता लिखता नहीं हूँ मैं, ये भगवान पेन भी गिर जा रहा है। फ्रीक्वेंसी इसकी एडवांटेज नहीं है, डिसएडवांटेज है, ठीक है। फिर इसकी एक और एडवांटेज क्या है, एडिशनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। ये भी एक तरह का मूवी के लिए रेवेन्यू का सोर्स बन जाता है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग आपने मूवी में डाली तो उससे क्या होगा, जो आपकी प्रोड्यूसर है उसको थोड़ी हेल्प मिल जाती है, क्योंकि वो बहुत हाई चार्जेस का लेता है ना। तो उसके लिए एडवांटेज है, आपके लिए नहीं है, उसके लिए एडवांटेज है। फिर यहाँ पर डिसएडवांटेज इसकी काउंट करेंगे तो पहला इसी को डाल दो जो पड़ा ला फ्रीक्वेंसी। यानी आपने एक बार अगर एडवर्टीजमेंट उसमें डाल दी तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी सेट नहीं कर सकते। जितनी बार मूवी चलेगी उतनी बार आपकी एडवर्टीजमेंट आएगी। मूवी नहीं चली, आपकी एडवर्टीजमेंट भी ख़त्म, टाटा बाय बाय गुड बाय गया। अगला है एक्सपेंसिव पड़ती है ना। तीसरा है कंपटीशन। कंपटीशन क्यों डाल रखा है इसमें, कंपटीशन मुझे याद नहीं आ रहा है, इसलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा इस पर, इसलिए 2 मिनट का मौन, ठीक है। वीडियो पॉज कर लेना 2 मिनट के लिए। आगे जाएंगे, नेगेटिव प्लेसमेंट, यानी प्रोडक्ट की कई बार प्लेसमेंट गलत हो जाती है। मूवी में आपने प्रोडक्ट तो यूज़ कर लिया, हो सकता है आपके एडवर्टीजमेंट जिसके आप कर रहे हो उसने आपको दिया ना हो। जैसे मैं नाम नहीं लूँगा प्रोडक्ट्स का, पर आपने मूवीज़ में देखा होगा कई बार ना कुछ प्रोडक्ट दिखाए जाते हैं, उनका कुछ गलत यूज़ दिखा दिया जाता है ना। कोई साबुन है उसका अलग ही यूज़ दिखा रहे हैं, कोई कपड़ा उसको पोछा बना दिया जा रहा है ना। ब्रांड को थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट कर दिया जा रही है, कोई गाड़ी उसको उड़ा दिया जा रहा है, सबको पता है हम सबका बिच्छू, ठीक है। और फिर लिमिटेड अपील, यानी आपको उसकी आपको वो पिच नहीं मिल पाती है ना। यानी आप चाहते हो कि ये मेरा ऐसे डिलीवर हो, पर वो ऐसे डिलीवर हो नहीं पाता है, ठीक है। आपको वो 1 मिनट माफ़ करना, कॉल आ गया था। आगे हम चलेंगे तो नेगेटिव प्लेसमेंट आपने पता कर ही लिया ये क्या होता है, कि आपके प्रोडक्ट को नेगेटिव वे में दिखाया जाता है। लिमिटेड अपील, आपको वो पिच नहीं मिल पाती है कि हो सकता है आप अपनी ऐड अगर वैसे अलग से देते तो बहुत अच्छे उसको रिप्रेजेंट कर पाते, पर मूवी में बस उसको डाला और निकाल दिया है ना। ऐसे हाथ में लेके आए, एक्टर फ़ोन चमकाता हो गया और निकल गया, कि उसने कुछ बोला भी नहीं क्या फ़ीचर है क्या रहा है मैं मूवी में तो ऐसा बोलेंगे नहीं, ठीक है। फिर आगे आएंगे इंटरनेट मीडिया एडवर्टीजिंग। इंटरनेट मीडिया, इसको आप अच्छे से देख लो क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। इंटरनेट वाला डिजिटल वाला है ना, ये आपस में थोड़ा इंटर रिलेटेड है। तो उसमें हम देखेंगे पहला इंटरनेट मीडिया एडवर्टीजिंग। सबको ही पता है इंटरनेट पे जो होती है ना, एडवर्टीजमेंट आती है, आप क्रोम पे कुछ खोल जाओ कुछ और आ जाता है ना, सभी समझदार हो। एडवांटेज, वाइडर कवरेज, ज़्यादा लोगों तक इसकी पहुंच है क्योंकि इंटरनेट घर घर मौजूद है, ठीक है। टारगेटिंग ऑडियंस, आप ऑडियंस को अच्छे से टारगेट कर सकते हो। आपको पता है साइट्स कुकी कलेक्ट करती है, आप जो जो चीज़ें अमेज़ोन पर सर्च करोगे उन्हीं की आपको ऐड दिखाई देती है। कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है, आपको पहले से पता आपको किसको ऐड देनी है तो आप उतने ही पैसा खर्च करोगे, ठीक है। क्रिएटिव होता है, स्पीड इसकी फास्ट होती है यानी ज़्यादा अच्छी रीच होती है। क्रिएटिव होता है यानी आप ऑडियो वीडियो दोनों का यूज़ कर पाओगे। सप्लीमेंट अदर मीडिया को सपोर्ट करेगा आपको। आपने ऑनलाइन किसी चीज़ को देख लिया, अब आप जब शॉप पे जाओगे लेने, शॉपकीपर आपको बोलेगा ये ख़रीद लो, आपके मन में आएगा हाँ यार मैंने ये देखा था वहाँ पे, है ना। फिर इसकी डिसएडवांटेज देखोगे, पहला है मेजरमेंट प्रॉब्लम्स, कि हो सकता है आपकी जो एडवर्टीज़मेंट है वो बनी है डेस्कटॉप के लिए, कंप्यूटर के लिए, पर आप फ़ोन पे अगर वेबसाइट खोलोगे तो वो वैसे दिखेगा नहीं जैसा उसमें दिखना चाहिए। दूसरा है इंक्रीज क्लटर, बहुत सारी एडवर्टीज़मेंट एक के बाद एक आ जाती है ना, तो उसमें आपकी एडवर्टीजमेंट हो सकता है छुप जाए, दिखे ना। पोटेंशियल फॉर डिसेप्शन, ये भी मुझे हिंदी अनुवाद देखना पड़ेगा, 1 मिनट। हाँ, इसका सिंपल सा मतलब है लक्ष्मी चिट फंड, दिखाया कुछ हुआ कुछ, है ना। तो ये वाली बात है, दिखा देते हैं। बेस्ट एग्जांपल
299 में मस्त सी जैकेट मिलती है एकदम खतरनाक वाली, आपने ऑर्डर किया, पैसे लिए गए, आपके घर डिलीवर नहीं हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती है। अगला है प्राइवेसी, आपकी प्राइवेसी मेंटेन नहीं रहती है, आपको एडवर्टीजमेंट दिखाई जा रही है, यानी उस साइट ने आपकी पहले ही हिस्ट्री वगैरह ट्रैक कर रखी है ना, तो आपकी प्राइवेसी आपके पास नहीं रहती। पुअर रीच रहती है, आपका ऊपर तो आपने बोला कि इसमें वाइडर कवरेज है, नीचे करो पुअर रीच है, ऐसा क्यों? तो वाइडर कवरेज भले ही यानी उसमें स्प्रेड ज़्यादा है, लेकिन पुअर रीच यानी उतना अच्छे से कस्टमर के दिमाग में वो हिट नहीं करती है, उतना अच्छे से टारगेट ऑडियंस तक पहुंच नहीं पाती है, आप नॉर्मली उनको स्किप कर देते हो, ठीक है। फिर आता है वेबस्नार, इसका भी मुझे देखना पड़ेगा। इसका मतलब जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये है कुछ ज़्यादा ही एनॉय कर देना ऐड से। आई डोंट नो व्हाट इज़ इट। जैसे मैंने बोला, आई एम नॉट अ टीचर, ये बस कॉलेज के जो नोट्स हैं वही शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ, इसको हम आगे पढ़ते हैं। अब आता है कि जी कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके एडवर्टीजमेंट को अफेक्ट करते हैं चॉइस ऑफ मीडिया डिसीजन, ठीक है। आपकी चॉइस को क्या क्या अफेक्ट करेंगे। पहला है मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। आपको क्लियर नहीं हुआ क्या? दोबारा बताता हूँ, अच्छे से बता देता हूँ। कह रहा है कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके उस डिसीजन को डिसाइड करेंगे कि आप किस में ऐड दोगे, कि आपको ऐड अपने न्यूज़पेपर में देनी है, मैगज़ीन में देनी है, टीवी में देनी है, रेडियो में देनी है, इंटरनेट पे देनी है, किस में देनी है। तो उस चीज़ को जो अफेक्ट करेगा वो फैक्टर कौन कौन से हैं। पहला है मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, यानी आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको रीच बचानी है, आपको अवेयरनेस फैलानी है, आपको अपनी सेल बढ़ानी है, तो उस पर डिपेंड करेगा। अगर आपको सेल बढ़ानी है तो आप सिंपल से अपने दुकान के बाहर पोस्टर पे लगाओगे, अगर आपको रीच बढ़ानी है तो आप टीवी पे दिखाओगे, अगर आपको अवेयरनेस फैलानी है आप न्यूज़पेपर में दिखाओगे, है ना। ये बस एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। बाकी अगला है नेचर ऑफ प्रोडक्ट, कि आपका प्रोडक्ट किसको डिफाइन करता है, वो कंज्यूमर का है या फिर इंडस्ट्रियल का है। आप कहोगे जी ये अलग अलग क्यों? तो भाई कंज्यूमर का अलग अगर है तो आप उसको घर घर दिखा सकते हो, लेकिन अगर वो इंडस्ट्रियल है तो आपको टारगेट उस जगह पे करना पड़ेगा ना, इंडस्ट्रियल एरिया पे टारगेट करना पड़ेगा, जहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रीज होंगी, है ना, जहाँ पर बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, उस जगह आपको टारगेट करना पड़ेगा। फिर नेचर ऑफ कस्टमर, यानी कस्टमर का नेचर कैसा है, वो ज्योग्राफी स्प्रेड होना चाहिए या फिर ज्योग्राफिकली कंसंट्रेटेड होना चाहिए। आपको नॉर्थ दिल्ली में साउथ दिल्ली में अलग रखना है या फिर आपको पूरी दिल्ली का एक रखना है, ठीक है। फिर अगला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, आपका लोकल होगा या फिर बड़े स्केल पे होगा, है ना, रिसोर्सेज के थ्रू होगा। फिर अगला है प्राइसिंग स्ट्रेटजी, आपकी प्राइस कैसी रहने वाली है, ठीक है। तो इसमें जैसे एग्जांपल आपको दिखा रखा है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट अगर ज़्यादा है तो एडवर्टीजिंग अगर और ज़्यादा कर दोगे तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, है ना। आप अगर हाई कॉस्ट, मतलब आपका प्रोडक्ट जो होगा एंड प्रोडक्ट, वो कॉस्ट उसकी बढ़ जाएगी। अगला है, और इसका दूसरा एग्जांपल देखोगे, अगर प्रोडक्ट महंगा है लेकिन आपने एडवर्टाइजिंग सस्ती करी तो प्रोडक्ट सस्ता रहेगा। तो ये चीज़ भी आपको डिफाइन करनी है कि आपको अपनी कॉस्ट क्या रखनी है प्रोडक्ट की, ठीक है। अगर आपका कॉस्ट ज़्यादा से काम चल जाएगा तो आप एडवर्टीजमेंट पे ज़्यादा पैसा खर्च करो, अगर आपको कॉस्ट कम रखना है तो कम पैसा खर्च करो, ठीक है। अगला है मास रीच एंड कवरेज, आपकी रीच एंड कवरेज कैसी होने वाली है। उससे अगला है कम्पिटिटिव फोर्सेस, आपका कंपटीशन कैसा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एडवर्टीजमेंट के आगे इशू हो सकते हैं। इशू में देखेंगे तो ये लीगल एंड एथिकल की अभी मेनली बात कर रहे हैं। इसमें पहले देखेंगे एथिकल इशू क्या होते हैं। पहला एग्जेक्यूरेटेड सेंटेंसेस स्टेटमेंट्स, यानी ऐसी आपने बातें बोल दी जो पहले तो बड़ा चढ़ा के बोली, बाद में जाके उनका वैसा कुछ निकला नहीं, ठीक है। दूसरा देखेंगे वायोलेट कस्टमर राइट्स टू सेफ्टी बाय मेकिंग अनवेरीफाइड क्लेम्स, ठीक है। अब जैसे गाड़ी की ऐड आई, उन्होंने बस दिखाया, जैसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, ओपिनियन हो, कुछ भी बोलो। आपने बलिनो गाड़ी की ऐड देखी, उसमें बोला मेड ऑफ मेटल, है ना, यानी सुनने में कितना मस्त लगता है, एकदम सेफ्टी रेटिंग बढ़िया होगी, लेकिन आप उसका देखेंगे तो उतना बढ़िया है नहीं वो, है ना। वहीं आप दूसरी तरफ देखो बुलेरो वगैरह, इनमें सेफ्टी की बात ही नहीं करते, पर फिर भी बस मस्त सेफ्टी है इनमें, ठीक है। मतलब मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको ये नहीं कह रहा कि ये गाड़ी ले लो वो गाड़ी ले लो, गाड़ी लेने वाला में से कोई है भी नहीं सब एक ही दादी के हैं, ठीक है। तो उस एग्जांपल देने के लिए ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ऐसा कुछ ब्रांड से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मेरे पास तो साइकिल ही रखी पड़ी है, बाइक भी नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे सरोगेट एडवर्टाइजिंग। सरोगेट का कैसे एग्जांपल दूँ? सरोगेट का भी ऐसे ही आप समझो कि आपने एडवर्टाइजिंग किसी और की करनी थी पर कर कोई और की रहे हो, है ना। आपने कैसे बताऊँ, आप ऐसी चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो जो होनी नहीं चाहिए। जैसे
इम्पीरियल ब्लू म्यूज़िक सीडीज़ हैं। आपको पता है इम्पीरियल ब्लू का लिक्वर है, आपका अल्कोहल है, पर एडवर्टीज़मेंट आपको उसकी सीडीज़ दिखाई जाती है, म्यूज़िक सीडी की, और अब आपको साथ के साथ लिक्वर की भी एडवर्टीज़मेंट हो जा रही है, जो कि गलत है। ठीक है, फिर आगे देखेंगे तो वीमेन स्टीरियोटाइप। अब ये कहोगे ये गलत कैसे है ना? तो आप देखोगे वॉशिंग पाउडर की जो ऐड है उसमें टारगेट किया था वुमेन को। क्यों भाई, लॉन्ड्री नहीं कर सकती क्या? मतलब देखा जाए तो ये वैसे फेमिनिज्म की तरफ चला गया, पर आप इसका मीनिंग समझ रहे हो कि आपने अपनी प्रोडक्ट की ऐड ऐसे दिखा दी कि हमारे टारगेट ऑडियंस ये है ना? आपने एक गलत इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया। अगला है कंपेरेटिव एडवर्टीजमेंट, यानी आपने अपना प्रोडक्ट अच्छा दिखाने के लिए दूसरे को डाउन कर दिया। जैसे मैंने बोला डिश वॉशर, जो डिश वॉशर साबुन ले लो या फिर कपड़े धोने का साबुन ले लो, तो वो कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट इससे अच्छा है, हमारा प्रोडक्ट उससे अच्छा है, तो आप कहीं ना कहीं दूसरे ब्रांड की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, जो कि गलत है। ठीक है, आगे चलेंगे तो लीगल एक्सपेक्ट क्या है इसके। पहले अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है ना, इसमें है MRTP एक्ट्स। ठीक है, MRTP क्या होता है? मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, यानी आपने ऐसी चीज़ें कर दी जो कि आपको नहीं करनी चाहिए थी, जो कि कैसे समझाऊँ इसको, एक मिनट में मैं एग्जांपल थोड़ा सोच लूँ। इसमें आप इसको मानेंगे कि आपको बोला कुछ किया पर करा कुछ और गया है ना। जैसे आपको बोल दिया कि इसके साथ ये, मतलब आप ये लोगे तो ये फ्री मिलेगा। आपने जब एक्चुअली प्रोडक्ट बाई किया तो उन्होंने बोला नहीं जी, हमने तो छोटा छोटा लिखा था TNC अप्लाई है ना, ऑफर सीमित समय के लिए, ऐसा लिखा गया था, आपने देखा नहीं, तो उसको हम इसमें कंसीडर करेंगे। अगला है रेमेडी अंडर कंज्यूमर प्रोडक्ट एक्ट। ठीक है, इसमें इसको ये थोड़ा सा लीगल वे में चला गया। लीगल मेरी बहुत ख़राब है, पॉलिटिक मुझे नहीं आती। ठीक है, तो इसमें आप समझेंगे कि आपको अगर आपका कंज्यूमर को, अगर आपने कुछ गलत आपने सामान भेज दिया तो कंज्यूमर के पास क्या क्या ऑप्शन बचते हैं कि आप डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में या फिर नेशनल लेवल पे उसके लिए आप अपनी अर्जी डाल सकते हैं। ठीक है, अगला है कोड फॉर कमर्शियल एडवर्टीजमेंट ऑन दूरदर्शन। इसमें जैसे आपका जो दूरदर्शन चैनल है, वैसे हर कोई करता नहीं, हाँ एग्जांपल जिसमें दूरदर्शन दे रखा है क्योंकि वो करता है। दूरदर्शन ने ना अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए एक कोड सेट किया हुआ है, यानी उन्होंने सेट कर रखा है कि ये पैरामीटर्स हैं, यानी आपकी जो एडवर्टीजमेंट आप हमको दोगे शो करने के लिए, वो इनको वायलेट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे कंट्रोल ऑफ म्यूनिसिपलिटी ओवर आउटडोर एडवर्टीजमेंट। ठीक है, इसको भी मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मुझे आता नहीं। जो चीज़ आती नहीं उसको छेड़ना नहीं चाहिए, अधूरा ज्ञान विनाशकारी। जितना समझा रहा हूँ उतना समझ जाओ, है ना, बाकी सारा कॉपी पेस्ट मार देना, क्या ही फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, मतलब इतना तो वो बस समझाने के लिए, ओवरव्यू देने के लिए, है ना। थोड़ी सी ब्राइटनेस ठीक कर लेते हैं। हाँ, अगला है लिमिटेशन कहो, क्रिटिसिज्म कहो, ड्रॉबैक कहो, डिसएडवांटेज कहो, या फिर शॉर्टकमिंग कहो एडवर्टाइजिंग की, यानी एडवर्टाइजिंग की क्या क्या इसमें लॉसेस हैं, मतलब क्या क्या उसकी नेगेटिव्स हैं। पहला है मल्टीप्लाई द नीड। आपको ज़रूरत होती भी नहीं है, फिर भी आपने एडवर्टाइजमेंट देखी, आपको लगता है हाँ अब मुझे ये चाहिए। जैसे रोटी मेकर है, किसी को क्या ही चाहिए, पर आपको नीड क्रिएट होगी कि हाँ मुझे चाहिए। बेस्ट एग्जांपल इसका लो माइक्रोवेव। सारे खाना गर्म करते ही हैं, माइक्रोवेव की खास ज़रूरत क्या है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट देख देख के अब हर घर में माइक्रोवेव आने लगा है। ठीक है, आगे देखेंगे मेक प्रोडक्ट कॉस्टली। एडवर्टीजमेंट अगर होगी प्रोडक्ट की तो प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। आप कहोगे कैसे? अगर मान लो कोई प्रोडक्ट था वो मार्केट में 100 रुपये का था, कंपनी मस्त अपना 5 रुपये का प्रॉफिट बना रही थी, लेकिन अब अगर कंपनी उस पर एडवर्टाइजिंग पे 20 रुपये डालती है तो कंपनी तो लॉस में जा रही है ना, 15 रुपये लॉस में चली गई। तो उसके लिए कंपनी आएगी अपना 5 रुपये प्रॉफिट मेंटेन करने के लिए उसकी कॉस्ट को 100 से बढ़ाकर 120 कर देगी, जिससे उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। बेस्ट एग्जांपल बोट का ब्रांड, शुरू में आया था सस्ता था, अब धीरे 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 महंगा होता जा रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे क्रिएट ब्रांड मोनोपोली। ब्रांड की मोनोपोली बना देता है। जैसे बेस्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर, बेस्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर MI, रियलमी वगैरह, है ना। इनके अब मार्केट में मोनोपोली बन गई है। कुछ ब्रांड्स हैं जैसे लावा, माइक्रोमैक्स, ये सारे मार्केट से आउट ही हो गए बिल्कुल। ठीक है, तो वो है। फिर है अंडरमाइंस मोरल वैल्यूज़, है ना, यानी मोरल वैल्यू की कदर नहीं करता, अपना बस सेल से मतलब है, एडवर्टीजमेंट दे दी, काम हो गया। करप्ट माइंड ऑफ यंगस्टर, गुटखा तंबाकू की ऐड दे दी, पान विलास, आपके वो बोलो जुबा केसरी वगैरह वगैरह, है ना। तो यूथ का माइंड करप्ट कर देते हैं। अभी उस पर केस भी चल रहे थे कुछ। ठीक है, फिर है
एवरी एडवर्टीजमेंट इज नॉट क्रिएटिव। ठीक है, एडवर्टीजमेंट अब क्रिएटिव सारी होती नहीं है, पैसे के अकॉर्डिंग है ना। अब क्रिएटिव ना दिखाने के लिए उसको भद्दा सा बना देते हैं, देखने वाले का दिमाग खराब हो जाता है। तो इतना ही था, एडवर्टीजमेंट यहीं पर ख़त्म है, पर्सनल सेलिंग आगे चलेंगे।